नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आर्थिक भूगोल की प्रकृति एवं क्षेत्र, नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी। इकोनॉमिक ज्योग्राफी मानव भूगोल की वह शाखा है जिसके अंतर्गत मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं के वितरण तथा प्राकृतिक परिस्थितियों के साथ उसके संबंधों का अध्ययन किया जाता है। मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत वस्तुओं का उत्पादन, वितरण, उपभोग, विनिमय आदि क्रियाएं शामिल होती हैं। पृथ्वी के धरातल पर पाई जाने वाली मनुष्य की इन आर्थिक क्रियाओं में क्षेत्रीय विभिन्नताएं पाई जाती हैं। इसका कारण यह है कि मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं को प्रभावित करने वाले कारक जैविक, प्राकृतिक तथा मानवीय तत्व धरातल पर हर जगह एक जैसे नहीं पाए जाते। पृथ्वी विश्व के विभिन्न भागों में पाए जाने वाले मनुष्य की आर्थिक क्रियाएं उनके क्षेत्रीय विषमताओं का अध्ययन आर्थिक भूगोल में किया जाता है। आर्थिक भूगोल को अगर समझे तो ये इकोनॉमिक ज्योग्राफी है। जियो प्लस इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक ज्योग्राफी ये सभी पर्यायवाची शब्द हैं और अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग इनकी व्याख्या दी हैं। हंटिंगटन ने कहा है, उन सभी प्रकार के भौतिक संसाधनों, क्रियाओं तथा मानव शक्तियों का वर्णन आर्थिक भूगोल की सीमा के अंतर्गत आता है जो आजीविका प्रदान करने में सहायक हैं। आर्थिक भूगोल मानव के आर्थिक क्रियाओं के पृथ्वी पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर मिलने वाली भिन्नताओं का अध्ययन करता है। फूड, क्लॉथ और शेल्टर मनुष्य की आधारभूत आवश्यकताएं हैं। मनुष्य की इन आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सदा प्रयत्न करता रहता है। इन आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किए गए प्रयास को हम मनुष्य की आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। आर्थिक भूगोल में पढ़ते हैं कि आर्थिक क्रियाएं किस तरह की जाती हैं, कहाँ की जाती हैं, क्यों की जाती हैं और कब की जाती हैं। और आर्थिक भूगोल का विषय क्षेत्र उतना ही व्यापक है जितना मनुष्य द्वारा की जाने वाली आर्थिक क्रियाएं। आर्थिक भूगोल में वास्तव में भूगोल की महत्वपूर्ण शाखा है। ये वैसे भूगोल की दो मुख्य शाखाएं हैं, फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी का ही पार्ट है आर्थिक ज्योग्राफी। आर्थिक भूगोल की शाखाएं, आर्थिक भूगोल की शाखाएं हैं एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी, कमर्शियल ज्योग्राफी। ये तीन मुख्य शाखाएं हैं। एग्रीकल्चर ज्योग्राफी में क्या होता है? एग्रीकल्चर ज्योग्राफी में आर्थिक भूगोल की शाखा के अंतर्गत कृषि संबंध उनकी भूगोलिक दिशाओं का अध्ययन, ठीक है, एक किसान के लिए जरूरी सारी चीज़ें जैसे सूर्य तापमान, मिट्टी का उपजाऊपन, जल की मात्रा, भूमि की ढाल, फसलों को काटने और बोने का समय इत्यादि जानकारियाँ इसके अंतर्गत सम्मिलित की जाती हैं। इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी में क्या होता है? इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी में हम शक्ति, एनर्जी के रिसोर्स और कहाँ हमें लेबर मिलेंगे, कहाँ ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी मिलेगी और डिमांड किन एरियाज़ में है और किन एरियाज़ में इंडस्ट्रीज़ को डेवलप किया जा सकता है और कहाँ उनको रॉ मटेरियल मिलेगा, इन सभी बातों का अध्ययन हम इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी में करते हैं। कमर्शियल ज्योग्राफी के अंतर्गत हम परिवहन, संदेश वाहन और व्यापार तथा बंदरगाह के विकास के कारणों का अध्ययन किया जाता है। वास्तव में वाणिज्य भूगोल का कोई अस्तित्व नहीं है। ये काफ़ी हद तक कृषि और औद्योगिक भूगोल पर निर्भर है। और इसमें अध्ययन करने की विधियाँ कौन सी हैं? मेथड ऑफ स्टडिंग इकोनॉमिक ज्योग्राफी, सिस्टमेटिक मेथड, रीजनल मेथड, सिद्धांतिक मेथड, प्रिंसिपल मेथड। जो आपका सिस्टमेटिक मेथड है, सिस्टमेटिक मेथड में क्या होता है? सिस्टमेटिक मेथड एक टॉपिकल मेथड है। इसमें यह वस्तुगत विधि है। इसमें क्या करते हैं? सिस्टमेटिक में एक किसी वस्तु या घटना को ले लेते हैं, जैसे चावल को ले लिया, गेहूं को ले लिया, कोयले को ले लिया, लोह को ले लिया, कपड़े को ले लिया, व्यापार इत्यादि को अलग अलग अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को सिस्टमेटिक मेथड में किया जाता है। जैसे आर्थिक भूगोल के विभिन्न तत्वों, वस्तुओं और क्रियाओं की भौगोलिक स्थिति और उनके वितरण का प्रतिरूप, इन तत्वों, वस्तुओं और क्रियाओं की विशेषताओं, उनके विविध पक्ष तथा उनके संबंधित प्रक्रियाएं, इन तत्वों, वस्तुओं और क्रियाओं का अन्य प्राकृतिक और मानवीय तत्वों के साथ अंतर संबंधों का विश्लेषण, क्रियात्मक संबंध और क्षेत्रीय संबंध। प्रादेशिक मेथड में क्या होता है? प्रादेशिक मेथड में हम छोटे छोटे प्रदेशों में विभाजित कर लेते हैं पूरे प्रदेश को और उस
प्रदेश के छोटे छोटे रीजन्स में डिवाइड करके उसका अध्ययन करते हैं। इसको रीजनल मेथड कहते हैं, रीजन्स में डिवाइड करके। प्रिंसिपल मेथड में क्या होता है, इसमें क्या करते हैं हम, इसका मुख्य इसमें हम किसी पर्टिकुलर एक सिद्धांत को लेकर काम करते हैं, सिद्धांत को लेकर, क्योंकि भूगोल फिजिक्स केमिस्ट्री और की भांति नहीं है, अतः यह अधिक उपयोगी नहीं है। प्रिंसिपल मेथड जो है वो ज़्यादा उपयोगी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आगे है आर्थिक भूगोल डायनामिक कैसे है। डायनामिक कैसे है, डायनामिक है। डायनामिक का मतलब होता है जो ओवर द टाइम बदल जाए, ओवर द टाइम बदल जाए। जिस तरह आर्थिक क्रियाएं ओवर द टाइम बदलती रहती हैं, उसी तरह जो आर्थिक भूगोल है वो भी ओवर द टाइम बदलता रहता है। जैसे जब मोबाइल का ज़माना नहीं था तब चीज़ें और तरह से अंडरस्टैंड की जाती थी, अब और तरह से। और अब आर्थिक भूगोल है, अन्य जो विज्ञान है उनके साथ उसके क्या रिलेशंस हैं। आर्थिक भूगोल और अर्थशास्त्र एकदम मिले हुए हैं, क्योंकि आर्थिक भूगोल में क्या कर और अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक ज्योग्राफी में क्या फ़र्क है। इकोनॉमिक ज्योग्राफी में हम किसी भी पर्टिकुलर उत्पाद की वैल्यूज़ देखते हैं, उसका ट्रांसपोर्टेशन देखते हैं, उसका ग्रोथ देखते हैं, उसका टर्नओवर देखते हैं। लेकिन इकोनॉमिक ज्योग्राफी में क्या होता है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी में होता है हम देखते हैं कि भैया किन एरियाज़ में डेवलप हो रहा है, और वो एरियाज़ जिन एरियाज़ में नहीं हो रही वो चीज़ उनसे किस तरह डिफरेंट है, और कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जो उन एरियाज़ में उस चीज़ को डेवलप होने में अहम योगदान दे रही हैं। फिर है आर्थिक भूगोल का इतिहास किसका साथ कैसा योगदान है। इतिहास भी अहम योगदान देता है आर्थिक भूगोल में। आर्थिक भूगोल में क्या होता है, इतिहास में क्या होता है, इतिहास में हम पुरानी चीज़ों को एनालाइज करते हैं, हिस्टोरिकल ओवर द टाइम ग्रोथ को देखते हैं। और इकोनॉमिक ज्योग्राफी में क्या होता है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी में जैसे हम हिस्ट्री देखते हैं, किस एरिया में किस तरह के लोग थे, किस तरह की एक्टिविटी होती थी, उन्हीं के बीच पे जो नई इंडस्ट्रीज़ हैं, नए उद्योग धंधे हैं, वो चीज़ें इफ़ेक्ट होती हैं, वो चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं। और आर्थिक भूगोल का राजनीति से क्या संबंध है। आज की डेट में इकोनॉमिक ज्योग्राफी के बगैर आर्थिक राजनीति को समझना बहुत ही असंभव सा है, क्योंकि अर्थव्यवस्था और जो राजनीति है वो जुड़ी हुई हैं, और किन ही तमाम संसाधनों को डेवलप करना है, किन एरियाज़ में करना है, और उनकी क्या यूटिलिटी रहेगी, ये सब इकोनॉमिक ज्योग्राफी के अंदर आता है। और ये तमाम तरह की बातें हमारी राजनीति को प्रभावित करती हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, इम्पोर्टेंस क्या है इसकी हर क्षेत्र में इम्पोर्टेंस है, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, उद्योगों का क्षेत्र हो, मजदूरों के लिए हो, व्यापारियों के लिए हो, चाहे वो रिसर्च का क्षेत्र हो, चाहे प्लानिंग हो, चाहे नेशनल सिक्योरिटी हो, चाहे पर्यटन हो, चाहे जनसाधारण हो, सभी के लिए इकोनॉमिक ज्योग्राफी का महत्व है। कैसे, जैसे पर्यटन एरियाज़ जो हैं वहाँ किस तरह के लोग जाते हैं, उनकी डिमांड्स क्या है, वहाँ किस तरह का रहन सहन है, किस तरह की पढ़ाई है, उन सभी बातों का बहुत महत्व है। राष्ट्रीय सुरक्षा जो आंतरिक सुरक्षा के लिए भी आर्थिक भूगोल का ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि हमें उन क्षेत्रों में जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हमारे नेशन ग्रोथ के लिए अच्छी हैं, उन एरियाज़ में सुरक्षा का काफ़ी योगदान, वहाँ काफ़ी सुरक्षा की एहतियात बरतेंगे। और दूसरी तरफ प्लानिंग रीजन में भी अहम योगदान रखते हैं। हम प्लानिंग बनाते हैं कि जैसे जिन एरियाज़ में जिस तरह के रिसोर्स होते हैं, जिस तरह की अवेलेबिलिटी होती है, जैसे हरियाणा और पंजाब में क्या है, गेहूँ का ज़्यादा पैदावार है, चावल का ज़्यादा पैदावार है, तो यहाँ हम उस तरह के वेयर हाउस बनाएंगे जहाँ उनको स्टोर किया जाए। जबकि झारखंड और छत्तीसगढ़ में जैसे कोल और आयरन और ज़्यादा मिलते हैं, तो वहाँ उस तरह के रिसोर्स को स्टोरेज के लिए उस तरह की व्यवस्था की जाएगी।
फिर है मज़दूरों के लिए भी काफ़ी योगदान है इसका। मज़दूरों के लिए कैसे योगदान है? मज़दूरों को आर्थिक भूगोल ये बताती है कि किन एरियाज़ में किस तरह की इंडस्ट्री हैं। जैसे पंजाब हरियाणा में गेहूं और चावल मज़दूरों को काफ़ी योगदान देता है। फिर है व्यापारियों के लिए भी ये काफ़ी अहम है। व्यापार में किस क्षेत्र में किस तरह की मांग है, कहाँ किस तरह के रिसोर्स अवेलेबल हैं, ये जानकारी व्यापार को स्थापित करने के लिए अहम है। उद्योगों को किस क्षेत्र में विकसित करना उसमें अहम है। कृषि के लिए अहम है, कृषि में किस तरह की जानकारी उपलब्ध चाहिए, उन सभी तमाम चीज़ों की जानकारी वहाँ मिलती है।